अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, नया साल आप सबको मुबारक हो और इस नए साल के मौके पर कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब का बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट हमने आज देखा जो इस बात की गमाजी करता है कि वो ये चाहते हैं कि इस नए साल में अपोजिशन को साथ लेकर चलें और उनके साथ जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। उन्होंने लिखा कि साल 2022 नए साल के आगाज़ पर मैं ये समझता हूँ कि हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। बहुत अहम चीज़ है जो उन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया है और पिछले तकरीबन 3.5 साल से इस बात पे बात भी हो रही थी, ये बात की जा रही थी कि अपोजिशन को इंगेज करने की ज़रूरत है। अब अपोजिशन किस हद तक इंगेज हो सकती है, वो कितनी आमादा है, वो एक और चीज़ है। बहरहाल हम आज के प्रोग्राम में इस फर्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मामलात ऐसे हैं जिन पर अपोजिशन को हम इंगेज कर सकते हैं। और अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें तो अपोजिशन इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जब बात करती है तो हमें लगता नहीं है कि कोई कंसेंसस हो पाएगा। ईवीएम्स को वो शैतानी मशीन करार देते हैं। ओआईसी पे भी हमने देखा बहुत ज़्यादा उस तरफ से हमें इनपुट नज़र नहीं आई अपोजिशन की। फिर कौमी सलामती की पॉलिसी एक बहुत आम चीज़ थी जिस पर हमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस या इनपुट नज़र आना चाहिए था कि जिस पे सबको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए थी ताकि इस पॉलिसी का तसलसल जो है आगे कोई भी हुकूमत हो वो जारी रहे। इस किस्म के पॉलिसीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी मिनी बजट के हवाले से भी गवर्नमेंट ने ये कहा हम ये चाहते हैं कि इस पर बैठकर बात करें, आप कोई मुतबादिल हमें दें, अगर इसका कोई मुतबादिल आपके जहन में है या इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर हम आगे लेकर चल सकते हैं तो वो फिर हमें बताएं। अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मौके थे जिसमें अपोजिशन को गवर्नमेंट इंगेज कर सकती थी लेकिन वो नहीं कर पाई, और वो कौन से ऐसे मौके थे जो अपोजिशन ने गंवा दिए और गवर्नमेंट उनको इंगेज करना चाहती थी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट सेगमेंट में। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शहजाद रज़ा। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। और हम बात करेंगे, बड़े अहम इशूज़ हैं इन पर। इसके अलावा बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी यकीनन इस पर बात होगी। और मैं चाहती हूँ कि अभी शहजाद से ही आगाज़ कर लेते हैं। शहजाद, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्वीट है फवाद चौधरी साहब की और इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी पिछले 3.5 साल में। आप लोग भी मुसलसल हम सब इस पे बात कर रहे थे, तो अभी आपको लग रहा है कि वाकई इंगेज हो पाएगी अपोजिशन इस टाइम पे आकर? देखें, पहली बात तो ये इनके फवाद चौधरी साहब के बयान को समझने से पहले उनका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। वो एक बहुत मशहूर पंजाब के सियासी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है और सियासत में जो है वो कई उनकी नस्लें जो हैं वो इसमें हिस्सा ले चुकी हैं। और फवाद साहब इस वक्त जो हैं वज़ीर इत्तलात और हुकूमत के तर्जुमान हैं। और फवाद साहब की एक और बात भी है कि वो एक हुकूमत के अंदर हॉक के तौर पे अपोजिशन उनको लेती है, समझे जाते हैं। यानी कि उनके जो बयानात हैं, जिस तरीके से वो बड़ा बोल्डली और ब्लंटली अपोजिशन को जवाब देते हैं, सो उनसे उनके बारे में ये है कि वो ज़्यादा अपोजिशन के बारे में नर्म रवैया नहीं रखते और हुकूमत का जो एजेंडा है या नैरेटिव है या बयानिया है उसको बड़े फोर्सफुली और कन्विक्शन के साथ लेके चलते हैं। यही अगर बयान परवेज़ खटक साहब ने दिया होता या शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया होता तो वो धीमे मिजाज के लोग हमें लगते हैं और माजी में भी वो अपोजिशन के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पे एंगेज रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से बयान आना यानी कि एक ऐसा सियासतदान, एक ऐसा मिनिस्टर और हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान कि जो अपोजिशन के बारे में एक बड़ी सख्त राय रखते थे, तो ये एक बड़ी एक आप समझ लीजिए कि एक खुशगवार सा एक इसका एक तब्दीली है, ये एहसास है इसका कि फवाद साहब ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से इस किस्म के इशारे जब आते हैं, सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा कि वो उससे आगे बात बढ़ नहीं सकती। आपने भी जिक्र किया बहुत सारे इशूज़ का, जिसमें इलेक्शन इस्लाहात हैं, नैब इस्लाहात हैं, नैब चेयरमैन की तैनाती है। इससे बढ़ के सबसे अहम अभी हाल ही में हुकूमत ने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो तश्कील दी है, उसमें भी हमें अपोजिशन का कोई किरदार ऐसा नज़र नहीं आया। असूलन तो ये कि अपोजिशन की इनपुट होनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं
कि जिन तसलसल मांगती हैं, यानी एक हुकूमत और उनके लिए 5 साल का अरसा बहुत कम है, उसको आप किसी वक्त की कैद में ही नहीं रख सकते और उसके लिए आप कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करते हैं, उसमें तब्दीली आ सकती है। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि पाकिस्तान में अगर एक हुकूमत एक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है तो अगली हुकूमत आके बिल्कुल 360 डिग्री उसका टर्न मार देती है। सो पॉइंट है इसके, अगर फवाद साहब ने ये बात की, इसको आगे चलना चाहिए, आगे सिर्फ ये बयान की हद तक या एक ट्वीट की हद तक ना रह जाइए और हम इस पर प्रोग्राम करें। दूसरी जानिब से भी रेसिप्रोसिटी शो होनी चाहिए। exactly. अब वो कौन करेगा ये एक अलग बात है। और जो लोग इसमें ये समझते हैं कि अपनी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, अपने मुकदमात आपकी अपनी जगह पे, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको बात करनी है कि इलेक्शन इस्लाहात से खाली तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी अपोजिशन बल्कि पूरी कौम का फ़ायदा है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी खाली तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये आगे चलनी है, ये रियासत पाकिस्तान की एक पॉलिसी है। सो मेरे ख्याल में एक साल के आगाज़ में एक बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है और अब हम देखते हैं कि जब आगे से सारी सियासी जमातें इलेक्शन मोड में अनकरीब आ जाएंगी तो फिर ये जो बिटरनेस है, तलखी है, कड़वाहट है, ये मज़ीद बढ़ती जाएगी। एक दूसरे पर जो हमलों का जो तसलसल है, जिस किस्म की उनमें शिद्दत है, वो ज़्यादा आ जाएगी, एक दूसरे से वोट बैंक छीनने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। सो अगर अभी से कुछ चीज़ों पर इत्तफाक करके बात हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर आगे चल के काफ़ी आसानी होगी। लेकिन बुनियादी चंद चीज़ें हैं जिस पर दोनों मतलब साइड्स का, अपोजिशन और हुकूमत का इत्तफाक राय होना बहुत ज़रूरी है। शहजाद, ये जो पार्लियामेंट वाला भी हमने देखा कि मिनी बजट के मौके पर जिस किस्म के मामलात हमने देखे और जैसे बिहेव किया जा रहा था, उससे पहले भी हम कई मौके पर वैसे देखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी इसमें कहा कि ये पार्लियामान में जब फसाद होता है तो सियासतदानों का जो वक़ार है वो आम आदमी की नज़र में कम हो जाता है। वो भी बहुत ज़रूरी होता है। लोग आपको वोट देते हैं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो ये समझते हैं ये वो नुमाइंदे हैं जिनको आप पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, ये हमारे इश्यूज़ पर बात करेंगे, वहाँ पर मुल्क के हवाले से बेहतरी की जानिब जो है वो ये उसको लेकर जाएंगे। लेकिन फिर वो आपकी क्या इज़्ज़त करेंगे जब आप इस किस्म के मामलात रखेंगे। और अभी जिस किस्म के हमने वो देखे सारे मामलात, तो उसमें बड़ी मायूसी हुई। अच्छा, पाकिस्तानी पार्लियामान में कोई चीज़ नई तो नहीं है, आपने भी माजी में इस किस्म के तजर्बात देखे होंगे। पहली मरतबा नहीं हुआ, वो दौर हमने वो दौर जो हमने देखा कि इवन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद साहब को सार्जेंट आर्म्स ने उठा के लेके गए। बड़ा मशहूर वाक़या हुआ, बाद में रिपोर्ट, आजकल बहुत सी किताबों का भी उसमें उस वाक़े का जिक्र है। उसके बाद अगर आप 90 की दहाई में आएँ तो हमने ये भी देखा कि जब सदर ग़ुलाम इसाक़ खान साहब तकरीर करने आते थे तो किस तरीके से नारेबाजी लग होती थी, किस तरीके से उन पर जो है वो कागज़ फाड़ के फेंके जाते थे। इसी तरह जब फ़ारूक लगारी साहब वज़ीर सदर बने तो नून लीग की जानिब से यही चीज़ रही और बड़ी उसमें हाथापाई लड़ाई भी की नौबत आई। जनरल मुशर्रफ का दौर आया, उस दौर में भी जब शुरू किया अपोजिशन ने 1.5-2 साल एहतजाज किया, उस दौरान भी हमें इस किस्म के वाक़यात देखने को मिले। तो एक तो ये, और दुनिया भर की पार्लियामान में देखें आप, इवन फार ईस्ट चले जाएँ, साउथ कोरिया की पार्लियामान में, तो वो तो एक दूसरे पर मतलब इस तरह की हाथापाई होती है अक्सर, आप वीडियो सारी अवेलेबल है। सो ये एक तो चीज़ होना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, असूलन नहीं होना चाहिए कि बात गलत है, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी वाला वो कोई पहलू है, एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके बाद जो है सब कुछ ख़त्म हो जाए। आप ठीक है, आपने लड़ाई की, एक हद से आप आगे बढ़ गए, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, सो बट एवरीथिंग ये होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, यू हैव टू मूव ऑन। अल्टीमेटली आपको बैठकर डिस्कशन करनी है, आपने आगे बढ़ना है। और आपने एहतजाज किस चीज़ पे किया? मेरा सवाल एक ये है, अगर आपके पास वक्त है, अपोजिशन सवाल ये एहतजाज आपसे आप कर रहे हैं कि जब शौकत तरीन साहब ने एक मिनी बजट या सप्लीमेंट्री बजट पेश करना है, उसके ऊपर आपने एहतजाज किया, जो सेशन नहीं हो सका, आगे सेशन होगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा हुकूमत के पास अददी अक्सरियत है। मेरा सवाल जो है अपोजिशन से वो ये है कि मिसाल के तौर पे आज बड़े ज़बरदस्त बयान आता है, सख्त बयान आता है कि जी आपने 4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि खाली एक बयान दे देना सोफे पे बैठ के, एक ट्वीट के ज़रिए या एक्सप्रेस स्टेटमेंट के ज़रिए, इज़ दिस इनफ? ये आप लोग जो बयान दे रहे हैं तो 4 रुपए के अगर 400 रुपए भी पेट्रोल हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप समझते हैं हुकूमत ने जो है वो आवाम का जो है वो बड़ा बुरा हाल कर दिया है, सो आपने ये 4 रुपए की कीमत रोकने के लिए क्या ऐसा किया? आपने कैसे मजबूर किया हुकूमत को
कि वो 4 रुपए का इजाफा ना कर सके। मेरा सिर्फ सवाल है बिल्कुल कि आप यानी 3.5 साल में कितना प्रेशर आप बिल्डअप कर सके। आपने जो जलसे जुलूस किए या पीडीएम के अंडर भी आप जितना काम करते रहे वो सिर्फ अपनी जाती सियासत के लिए तो करते रहे, आम आदमी के लिए आपने कुछ नहीं। वो बात ये है कि आप एक एजेंडा लेके चलते हैं जी हमने हुकूमत गिरा देनी है। अच्छा, हुकूमत गिराना एक अलग चीज है, लेकिन हुकूमत आपके ख्याल में जो गलत काम कर रही है, महंगाई है या बेरोजगारी है, उसको कंट्रोल या हुकूमत को उस फ्रंट पे आपने प्रेशराइज करने के लिए क्या किया? मेरा सवाल ये है। ठीक ठीक, मैं इस पे राय ले लेती हूँ। बैरिस्टर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अहमद पंसोता साहब। शहजाद जो बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब इस पे भी मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय दीजिएगा। और दूसरा जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ट्वीट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बड़ी एक अच्छी खुशाइन चीज़ है एटलीस्ट। उनको बिठा के बात करें। अगर आप एक चीज भी सक्सेसफुली इनके थ्रू कर लेते हैं तो दिस विल सेंड अ वेरी गुड मैसेज। इसी वजह से आपको ऑर्डिनेंसेस लाने पड़ते हैं इसी वजह से आपकी लेजिस्लेशन वीक है। उसकी प्राइम वजह यह है कि आप उनके साथ एंगेज नहीं कर रहे। जो बंदा पावर में होता है एंगेज उसने करना होता है, जो पावर में नहीं होता वो तो तैयार होता है अटैक करने के लिए। कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं बैरिस्टर साहब कि जिसमें आपने एंगेज करने की कोशिश भी की है तो वो हुए नहीं है। एक तो पहले मैं और शहजाद जिस तरह से बात कर रहे थे कि पीडीएम में हमने देखा या उससे पहले जितने जलसे जुलूस होते रहे, हमें कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि आप आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे हो, सिर्फ आप अपने इक़्तिदार की बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ी ख़ामी हमें ये सारी अपोजिशन की नज़र आई। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, वो महंगाई पे बात करती है, आम आदमी के लिए बात करती है, तो यकीनन प्रेशर हुकूमत पर पड़ता है और मामलात बेहतर होते हैं, आम आदमी का फ़ायदा होता है। वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी कमी वहाँ पे नज़र आई है। फिर ईवीएम के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से आप भी बात कर रहे हैं, अभी मिनी बजट के हवाले से भी ये कहा गया और बार बार कहा गया गवर्नमेंट की जानिब से अगर कोई मुतबादिल है तो आप हमें बताएं। इकोनॉमी पे तो हम बैठ कर बात कर सकते हैं ना। अगर मिसाके जमहूरियत हो सकता है तो फिर इकोनॉमी पे क्यों कोई ऐसा मुआहदा नहीं हो सकता? क्यों मिसाके मईशत नहीं हो सकता है? मिसाके मईशत इसलिए नहीं हो सकता है जी क्योंकि ऑपोजिशन का एक बड़ा कवी यकीन है और उनका ख्याल है, जो कि गलत हो सकता है और गलत है भी, कि जो एंटी करप्शन ड्राइव उनके खिलाफ है वो वजीर आजम साहब खुद लीड कर रहे हैं और वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लीड नहीं कर रही। शायद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को जो लाइन है वो वजीर आजम साहब दे रहे हैं। ये उनकी गलत फहमी है। उसकी वजह यह है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपेरेंटली इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ऑपोजिशन का जो बेसिक प्रेमिस है वो ये है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव इतनी स्ट्रांग है कि हमारे तमाम वुज़रा उसकी शिकंजे में, उसकी साबका वुज़रा है उसके शिकंजे में है, जिसकी वजह से हम जवाब देने की पोजीशन में रहते ही नहीं। साथ साथ जहां उनका वैलिड पॉइंट है वो ये है कि जो ऑपोजिशन को और हुकूमत के बीच में इसका इम्तियाजी सलूक है एज फार एज द एंटी करप्शन ड्राइव इज कंसर्न, वो भी गलत है। आपके हुकूमत के जो वुज़रा हैं उनके खिलाफ और तरीका है, दूसरी तरफ और है। तो ये उनका बेसिक प्रेमिस है जिसकी वजह से वो किसी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन स्टिल एज अ डेमोक्रेट मैं समझूंगा कि जितने मर्जी डिफिकल्ट हालात हों, जितनी मर्जी एट्रोशियस गवर्नमेंट हो, ऑपोजिशन में बड़े पुराने और सीजनड लोग बैठे हुए हैं जो पहली पहली दफा पार्लियामेंट में नहीं आए। उनका काम स्टिल यही बनता है कि वो मुल्क की बका, मुल्क की बकार जो है, वकार है, वो आगे लेके चलते हुए ये मिसाके मईशत, मिसाके जमहूरियत, मिसाके जिसे कहते हैं ना कि एनीथिंग दैट टेक्स इट फॉरवर्ड, उसको लेके चले, ये चीजें बर्दाश्त करें। हुकूमत बड़ी नौ उम्र हुकूमत है, इनका स्टाइल डिफरेंट है, हमारी 100 इनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, बट स्टिल दे हैव टू टेक द बैटल फॉरवर्ड और ये चीजें करनी पड़ेंगी। और इस सिचुएशन में जो आपने अब सवाल पूछा है, मैं समझता हूँ ऑपोजिशन इज एट फॉल्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि जितना मर्जी हुकूमत जो है वो अनप्रोफेशनल हो एट टाइम, बट आपका काम है, आप लोग तो पुराने लोग हैं, कि इनके साथ बैठें और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए चीजों को आगे लेके चलें। मकसद ये नहीं होना चाहिए कि पावर में आना है, मकसद ये होना चाहिए कि जो भी पावर में हो, पाकिस्तान शुड बी नंबर 1। ठीक है अहमद, आप सॉरी शहजाद, आप इस पे मैं कहती हूँ कि कमेंट कर लें, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। फाइनली फिर हम इसको ख़त्म करते हैं टॉपिक को। जी बिल्कुल सही अहमद ने बात की और इसमें लेकिन बात यह है कि सियासी मुज़ाकरात का कोई वक्त नहीं होता। आपने ठीक है, ऑपोजिशन ये पॉइंट ले सकती है कि उन्होंने जब मौका था आपने मुज़ाकरात नहीं की और आज मुश्किल वक्त है तो आप उस पर मुज़ाकरात करने आए हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले 10 साल तकरीबन
बिकॉज कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक मफामत का एक अमल चल रहा था, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके भी सियासी मुखालफिन को यकीनन मतलब जो उनका एक नैरेटिव था, जो उनकी एक कैंपेन थी एंटी करप्शन, जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत में आए, उस पर उन्होंने कोई अपने मौक़िफ़ में लचक बिल्कुल नहीं दिखाई, ना ही दिखानी चाहिए। और लेकिन हमने ये भी देखा कि माजी में जैसे गिरफ्तारियां हुआ करती थी, माजी में ज़ाती एक दूसरे पर हमले किए जाते थे या नैब को या दीगर इदारों को इस्तेमाल किया जाता था, ये 90 की दहाई भरी पड़ी है इन वाक़यात से। जनरल मुशर्रफ का दौर भरा पड़ा है कि किस तरीके से वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए सारा काम किया गया। लेकिन अब हमने देखा कि वो जो तलखियाँ या वो जो शिद्दत उस तरह की थी वो अब नज़र नहीं आती। शायद हम ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं या हमें हकीकत का जो है वो एहसास होने लगा है। सो अब अगर इस मौके पे भी अगर अपोजिशन ये भी बात करती है कि जी आप हमें ख़ुद, क्योंकि आप एक सॉर्ट ऑफ अ बेल आउट पैकेज लेना चाहते हैं, इस वजह से हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा नहीं हो सकता। मतलब इलेक्शन इस्लाहात हैं, अगर इस पे अगर अपोजिशन की बहुत वैलिड तजावीज़ भी यकीनन होंगी, वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, सो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा सियासी फ़ायदा मिलेगा। या अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे अगर आप इत्तफाक राय से आप इस पर कोई आगे बात बढ़ती है, या इसके साथ साथ आपका जो नैब इस्लाहात हैं उस पर बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो सवाल यही पैदा होता है कि ऐसी चीज़ें जिस पे अपोजिशन ये फील करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने जा रही, उसमें यकीनन बात करें आपने क्योंकि काम आगे चलाना है, आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, सो उससे पहले आप ये ना करें कि मामला इतने ख़राब हो जाएं कि मतलब आपके लिए बिल्कुल डू और डाई वाली सूरत हाल हो जाए। पॉलिटिक्स तो नाम है, उसमें तो डू और डाई वाली सिचुएशन कभी भी होनी ही नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स जो है कोई साइंस नहीं है, आर्ट है, ये नाम है का जो एक चक्कर है। बिल्कुल आपने सारी चीज़ें करना, और ये 2022 का साल जो है एक ये अहम साल है, और इसमें जो है वो अस्करी क़यादत की तब्दीली भी आनी है साल के आखिर में। इसमें आपकी जो है वो इलेक्शन का आगे तयन भी हो जाना है कि किस तरीके से होगा, आपका नैब का है वो रास्ता जो है वो आपका पता चल जाएगा, इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या सूरत हाल रहेगी वो भी सारी वाज़ेह हो जाएगी। तो ये साल जो है ये आप समझ लें कि पाकिस्तान की मईशत के लिए तो यकीनन एक टेक ऑफ का साइल है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो सियासी इस्तेहकाम है आगे आने वाले सालों में वो इस साल वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी इसके लिए अब आपको मिलकर बैठना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। अगर गवर्नमेंट हाथ बढ़ा रही है तो वो अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो ज़रा बेहतर तरीके से बिहेव करें और चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलें, ताकि फिर इलेक्शन की भी बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। एक और बहुत अहम टॉपिक है, उसके हवाले से हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में बात कर लें। ओमिक्रॉन के हवाले से हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म साहब की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से, और चूँकि ये इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा था और वैक्सीनेशन के हवाले से कहा जा रहा था कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को जो है वैक्सीन लगा दी जाए। अब उन्होंने बताया कि हमारी हुकूमत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए जिन लोगों ने NCOC के हवाले से उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है, और साल 2021 के इख्तिताम तक हम अपने 7 करोड़ लोगों के को कोरोना की मुकम्मल वैक्सीन लगाने का हदफ जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, यानी दोनों जो वो डोजें लगाई जा चुकी हैं। इस हदफ के हसूल के लिए सिर्फ हमारी वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 250 अरब रुपए मालियत की वैक्सीन ख़रीदी है और इसे तमाम सूबों में शहरियों को मुफ्त फराहम किया है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिस पर काम किया गया। NCOC ने ओवरऑल हमने देखा कि जब से कोरोना का आगाज़ हुआ है बड़ी एक मरबूत अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली रखी है, जिसके तहत काम किया गया है। लॉकडाउन के हवाले से हो या इदारों को बंद करने के हवाले से हो, तालीमी इदारे हों या दीगर हों, तो वो बड़ा अच्छा एक हमें उसमें पहलू नज़र आया कि उसमें बड़े अच्छे तरीके से काम किया गया है। अब वैक्सीन 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देना ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, और ओवरऑल भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है 7वें नंबर पर है WHO के मुताबिक। जो अब तक लोग वैक्सीन जो कंट्रीज़ लगा चुके हैं उसमें पाकिस्तान के एफर्ट्स जो हैं वो यकीनन बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी ओमिक्रॉन से हम इस वक्त नंबर आज़मा है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह वो केसेस की बड़ी तादाद नहीं है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी दुनिया इसको फेस कर रही है। यूरोप की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जहाँ पर इस वक्त लॉकडाउन भी हमें नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी 2-3 दिन पहले जो बताया जा रहा था 75 केसेस बताया जा रहा था कि आ चुके हैं। 3 केसेस हम पहले सुन रहे थे, लेकिन एकदम से हमने खबर सुनी कि 75 केसेस ओमिक्रॉन के हैं। ये किस कदर नुकसानदेह है, कितना मोहलिक है। आज ही की एक खबर चल रही थी कि कराची में, ईस्ट कराची में, वहाँ पर कुछ लॉकडाउन की जो है वो कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पर
पर लगा दिया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, मतलब ये है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि कितने डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं और कितने हमारे पास ओमिक्रॉन के हैं। इस सब पर हम बात कर लेते हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं इस पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब। डॉक्टर साहब जो हैं GHSI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर राना जवाद साहब। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बहुत कम मेरे पास आ रही है, अगर आवाज हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं अभी। शहजाद, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जो इस वक्त हमें सिचुएशन नजर आ रही है जी, डॉक्टर साहब ने मेरा ख्याल हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, मुझे ये ज़रा ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से बताइएगा, आपने इस पर बहुत काम भी किया है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन को किस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे यहाँ वो कैपेसिटी भी नहीं है, हमें मालूम नहीं हो रहा। तो हमें ये बताएं कि कितना ये मोहलक है ये वेरिएंट और कितना तेज़ी से फैलता है। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। देखिए, ओमिक्रॉन जो है हमारे मुल्क के अंदर अब मुख्तलिफ शहरों में काफ़ी बड़ी तादाद में अब आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया है। कराची और लाहौर 2 बड़े शहर हैं जहां में इसके ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, और जो हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी भी है वो भी कराची और लाहौर की बाकी शहरों की निस्बत बढ़नी शुरू हो गई हुई है। तो ये तो यहाँ तक की सूरत हाल है। बाकी ओमिक्रॉन के टोटल केसेस पाकिस्तान में आज कितने होंगे ये बताना इंतहाई मुश्किल है। हमारे मुल्क के अंदर जिसे हम कहते हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग, वो बड़ी कम तादाद में होती है, और जो इस वक्त तो वो हमें सिर्फ एक ट्रेंड बताती है कि टोटल जो केसेस आ रहे हैं आजकल उसके अंदर ओमिक्रॉन कितने फीसद है और आपका पुराना डेल्टा कितने फीसद है। इससे ज्यादा वो टोटल तादाद नहीं बताती, क्योंकि हम सिर्फ 0.4% सैंपल्स का टेस्ट करते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। लेकिन दुनिया में जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसके मुताबिक जब ये ओमिक्रॉन किसी भी मुल्क में पहुंचा है तो 4 से 6 हफ्तों के अंदर ये डोमिनेंट स्ट्रेन हो गया, यानी कि 60% 70% जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन मिलना शुरू हुआ उन ममालिक के अंदर वो ओमिक्रॉन था। और ओमिक्रॉन तेजी के साथ एक दूसरे को लगता है, और बात स्टडीज में के मुताबिक 4 गुना ज्यादा आसानी से डेल्टा के मुकाबले में, जो खुद भी एक बड़ा इन्फेक्शियस था, उससे भी ज्यादा ये तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है। लेकिन इसका मोहलक होने के बारे में अभी हम बड़े क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं कर सकते, हतमी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी स्टडीज जारी हैं। लेकिन अभी तक का जो डेटा आया है उसके मुताबिक ये डेल्टा जितना मोहलक नहीं है। लेकिन अगर टोटल नंबर के केसेस बढ़ते गए तो बेशक ये मोहलक कम भी है, और लेट्स से 1% लोग सिर्फ मोहलक बीमारी में मुब्तला होते हैं। लेकिन अगर आप लाखों लोगों को इसके साथ वो इन्फेक्शन उनको हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अस्पतालों पे दबाव बढ़ सकता है। तो इस वजह से इर्रिस्पेक्टिव नंबर कितने हैं, केसेस ये शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में, और जब भी ओमिक्रॉन जिन जिन मुल्कों में गया है वहां इसने केसेस को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाया है। तो खतरा यही है कि अगले आने वाले चंद हफ्तों के अंदर ये नंबर हमारा शायद तेजी से बढ़े, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट की दी हुई और एनसीओसी की दी हुई एसओपीज पर अगर हम अमल करें। सर, अब मुझे थोड़ा वैक्सीन के हवाले से बता दीजिएगा। 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जो पहले हमने वैक्सीन लगवाई है वो कितनी कारआमद साबित हो सकती है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से फाइट करने के लिए, क्योंकि लोगों में ये भी अब पाया जाता है कि शायद अब ये वेरिएंट तब्दील हो गया है तो फिर पहले वाली जो वैक्सीन है वो ज़्यादा कारआमद हमारे लिए नहीं होगी। बूस्टर डोज का भी आगाज़ हो चुका है। एक मुझे ये बता दीजिएगा, और दूसरा जो आपने बताया है उससे हम ये समझें, आप ये कह रहे हैं कि डेथ रेशो जो है वो कम हो गई है, यानी वो इस वेरिएंट में कम है, लोगों को उतना नुकसान नहीं होगा जितना बर्डन पहले हॉस्पिटल्स में था या वेंटिलेटर पर बड़ी तादाद में लोग थे, अब उसमें कमी आएगी। वो तो इस वेरिएंट के अंदर मौजूद है कि जिन्होंने पहली, अगर उनको 2 वैक्सीन की डोजेस लगी हुई हैं तो उनको ये उनके मुदाफ़ती निज़ाम को कमजोर करके उस पर इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज लगवाई हुई है उसके अंदर उनकी मुदाफ़त इसकी आपकी वैक्सीन की वो ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा ये बताया जा रहा है कि आप अपनी तीसरी डोज या बूस्टर डोज जितनी जल्दी हो सके वो लगवा लें। लेकिन इसके साथ मैं एक और भी बात बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट करता है, खास तादाद के अंदर, सबको नहीं, चंद लोगों को अंदर। लेकिन अगर हम शरह अमवात देखें तो ऐसे ममालिक, जो यूरोप का आज ही डेटा आया है कि जिन ममालिक के अंदर
जो वैक्सीन की शरह ज्यादा है जी। वहां पे उसी तरह अमवात की शरह इंतहाई कम है। जिन ओके। ममालिक के अंदर वैक्सीनेशन की शरह कम थी वहीं पे हमें अमवात की शरह ज्यादा मिल रही है और काफी ज्यादा मिल रही है। तो ओवरऑल जो वैक्सीनेशन है वो इन्फेक्शन से हो सकता है आपको 100% गारंटी ना दे सके, लेकिन अमवात से काफी हद तक या सीरियस बीमारी से आपको काफी हद तक बचाती हैं। तो इस वजह से वैक्सीनेशन अगेन अगर आपने नहीं करवाई तो जल्दी करवाइए, और अगर आप बूस्टर के अहल हैं और अब आपको बगैर पैसे दिए अगर आप 50 साल से ऊपर वाले हैं और आज से 30 साल से बड़ी उम्र के लोगों को भी बूस्टर की इजाजत मिल गई है, तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि आप जितनी जल्दी अपनी बूस्टर डोजेज लगवा सकते हैं वो लगवाएं और SOPs पर अमल करें। और वो बड़ा जरूरी है हमारे लिए। वैक्सीनेशन ऑन इट्स ओन आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, उसके साथ आपको एहतियातें भी करनी होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही हमने देखा कि थोड़ा इसमें ठहराव आया है, ये कमी आई है, तो लोग वाकई SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। अभी न्यू ईयर के हवाले से भी ऑब्वियसली पूरी दुनिया में हमने देखा कि जाहिर है कि लोग उसमें बिजी होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं। पाकिस्तान में भी अब आगे हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से वेरिएंट जो बिहेव करेगा जब टेस्टिंग होगी और हमें मालूम होगा। आप ये भी बताया जा रहा है जो एहतियात पहले वाली हैं उसी पर आपने अमल दरामद करना है, आपने मास्क लगाना है, खुली जगहों पर आप कोशिश करें कि टाइम गुजारें और घर की खिड़कियां दरवाजे वगैरह खुले रखें। उसे 18 गुना बताया जा रहा है कि बचत हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि सर इसको आप ज़रा हमें तफसील से बता दें, इसको दोहरा दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो पाए। जी, ये बिल्कुल हमारे जैसे लोग तो जब से पैंडेमिक शुरू हुई है वेंटिलेशन या ताज़ा हवा का फ़ायदा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी ये हमारे लिए दूसरी बीमारियों से हमें इसका ये मालूमात हैं। और उसकी वजह से आपको मालूम है कि टीबी एक अगेन इस तरह सांस की बीमारी है, और उसके अंदर हमारी जो इंटरवेंशन होती है वो यही होती है कि हम ताज़ा हवा की वेंटिलेशन मरीजों के कमरे में यकीनी बनाए ताकि उनसे दूसरे लोगों को ये इन्फेक्शन ना लगे। उसी तरह कोरोना वायरस के लिए भी ये अब WHO और CDC ने भी इस साल तस्लीम कर लिया है कि ये एयरबॉर्न वायरस है और एयरबॉर्न या हवा बर्दोश वायरस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कमरा बंद है और उसमें एक मरीज आया है तो उसने सांस लिए तो उसका जो वायरस है वो हवा में खड़ा रहेगा काफी देर तक। उसके बाद बेशक उसके बाद में कोई शख्स आया है जो इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन क्योंकि वहां पे वेंटिलेशन नहीं थी तो वो उस आगे जो गुजरा है वहां से मरीज या वहां जिसने क्याम किया है उसकी इन्फेक्शन उसको लग सकती है, बेशक उन दोनों ने आपस में कोई उनका इंटरेक्शन ना हुआ हो। लेकिन अगर आप खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं और हवा का गुजर होना शुरू हो जाता है तो वायरस बेशक मरीज वहां उस कमरे में मौजूद है, उसने वायरस एक्सहेल भी किया है, लेकिन हवा की जो लहरें होती हैं या करंट्स होती हैं वो उसको डिस्पर्स कर देती हैं। वो किसी एक जगह पे इतना ज्यादा नहीं रहने देती वायरस को जिससे वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सके। और इसी वजह से जो ये स्टडीज आई हैं कि 18 गुना कम आप कर देते हैं ट्रांसमिशन का खतरा अगर आप खिड़की दरवाजा खोल दें अपने कमरे का। ये सर्दियों में लोग नहीं कर रहे और इसी वजह से सर्दियों के अंदर इसके केसेस हमें उन ममालिक में ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं जहां पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का निजाम है। ऐसे ममालिक जहां पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं है और अभी भी लोग खिड़कियां दरवाजे खोलते बंद करते रहते हैं यानी कि हवा का गुजर हो जाता है, वहां पे आपको केसेस इसके कम मिलेंगे क्योंकि एक मरीज से दूसरे मरीज को लगने का कम खतरा हो जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त इसमें यही है कि अगर आपने तकरीबात करनी है तो कोशिश करें दिन के वक्त जब धूप होती है उस वक्त आउटडोर में करें। अगर शाम हो गई है तो आप सर्दी है बाहर तो हीटर बेशक आप यूज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि एक खिड़की दरवाजा हल्का सा खुला रहे ताकि हवा की वेंटिलेशन हो सके। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप कंटिन्यूस नहीं खोल सकते, तो हर घंटे के बाद 5 मिनट के लिए अपना दरवाजा खिड़की खोल के एयर फ्रेश कर लें। और ये मैं ये बता दूं कि ये मैं एहतियातें उस वक्त के लिए कह रहा हूं जब आपके घर में मेहमान आए हो या आप दफातर में हो या ऐसी जगह में हो जहां बाहर के लोग मौजूद हों। अगर आपके घर के लोग हैं जो वहां रहते हैं वो नॉर्मल तरीके से रहे, उनको खिड़की दरवाजा इस तरह खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपके घर में घर से बाहर का कोई शख्स आएगा तो आपको ये एहतियातें करेंगे तो आप नए वायरस से बचे रहेंगे। या जाहिर है कि अगर आप भी जॉब करते हैं, आप ऑफिस आते हैं, फिर उसके बाद अपने घर जाना है, तब भी जरूरी है कि इस किस्म के इकदाम जो है। मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें कि किस तरह हमें
करना चाहिए या हुकूमत की क्या इसमें प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और हमें कैसे SOPs पर अमल दरामद करना है। लेकिन हम देखते हैं कि ये कोविड-19 से पहले भी मतलब कई वायरसेस आए, बीमारियां आईं, बर्ड फ्लू एक ज़माने में काफ़ी उसने हलचल मचाई थी, लेकिन हम कुछ अरसे बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। आज भी अगर आप बाहर जाएं तो वो एहतियात और वो जिस तरीके से हम अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे पहली या दूसरी वेव में, अब बिल्कुल नहीं है। हमें शाज़ो नादिर ही लोग नज़र आते हैं जिन्होंने मास्क पहना हो, या पहले जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कहीं दुकान में दाखिल होने से पहले आपको वो पाबंद करते थे आपने मास्क पहनना है, तो वो नहीं है। तो एक तो ये जो लैक्सिटी है इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे अमवात ज़्यादा नहीं हुई, इस वजह से हम समझ गए हैं कि हमने इसको शिकस्त दे दी है, या कोरोना ने हम पर असर नहीं करना, ये कोई साइकी का मसला है हमारी, क्या वजह है इसकी आप देखते हैं? मुझे आपकी बड़ी कम आवाज आती रही है, तो मैं आपका सवाल पूरी तरह सुन नहीं सका। अगर सवाल को रिपीट कर दें ऊंची आवाज में। जी, तो मैंने आपसे ये सवाल ये था कि अब आप देखें तो लोग उस तरीके से एहतियात नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। क्या इसकी ये वजह है कि लोग रिकवर होने के बाद ये फील करते हैं या वैक्सीन लगवाने के बाद कि अब उनको इससे अटैक नहीं होगा, या जो उनकी शराय मौत पाकिस्तान में क्योंकि बहुत कम रही हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये भी हमें बताया जा रहा है कि हमारी कोई एटमॉस्फेयर ऐसी है, या माजी में जो हमें जो इंजेक्शन का कोर्स करवाए गए हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि जिसकी वजह से कोविड की वो शिद्दत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन ये जो इम्प्रेशन हैं ये आप इसको ज़रा इसकी इस्लाह कर दें कि ये ठीक हैं या गलत हैं। मुझे अगेन क्लियर तो नहीं सवाल आपका समझ आया कि आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपका सवाल ये है कि अब हम लोगों को उतना एहतियात करते हुए नहीं देख रहे काफी अरसे से, और इसके बावजूद हमारे केसेस पिछले कुछ हफ्तों से कम आ रहे थे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे क्लियर नहीं है सुनाई दिया आपका सवाल, तो मैं इसी का जवाब देता हूँ क्योंकि ये सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं। देखिए, ये जो वायरस है ये सीजनल वायरस है। इसके अंदर हमें ये अब 2 साल के बाद ये अंदाजा हो गया हुआ है कि इसकी वेव ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे आती है, और फिर दरमियान में कुछ अरसा होता है जो एक खास नंबरों के ऊपर ये रहता है। तो हम भी उसी स्टेज में से गुजर रहे थे और आप लोग इतनी एहतियात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मौसम और जो दूसरी चीजें इस वायरस के फैलाव के लिए जरूरी होती थी वो नहीं है। और ये आज से 2-3 माह पहले ही एक्सपेक्टेड था कि जनवरी के अंदर पाकिस्तान की 5वीं जो वेव है वो शुरू हो गई, और दूसरे ममालिक की वेव भी इसी तरह सर्दियों में ऊपर जाएगी। और ये तमाम जो तजिए थे ये ओमिक्रॉन से पहले के थे। और अगर आपने देखा हो कि यूरोप और अमेरिका के अंदर केसेस बढ़ने शुरू हो गए हुए थे और काफी बड़ी तादाद में आ रहे थे ओमिक्रॉन के आइडेंटिफाई होने से पहले ही। तो वो ऑलरेडी एक वेव एक्सपेक्टेड थी और चल रही थी। उसके ऑन टॉप जब ओमिक्रॉन आया है तो इसने जो पहले की वेव थी उसकी शिद्दत में इजाफा कर दिया है। अमेरिका के अंदर आपको इल्म है इस वक्त तकरीबन 5 लाख रोजाना केसेस मिल रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर 1.5 लाख के करीब तक ऑन एवरेज केसेस आपको डेली मिल रहे हैं। बाकी ममालिक का भी यही है। पाकिस्तान के केसेस गो के नंबर में अभी कम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखिए तो हल्की सी जो तेजी है वो आपको नजर आनी शुरू हो गई है। स्पेशली कराची और लाहौर के अंदर आपकी केस पॉजिटिविटी भी हमें हल्की हल्की बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये टाइम है कि अगर हम उन एहतियातों को जिन्हें हम भूल चुके हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो मास्क भी नहीं पहन रहे, इंडोर गैदरिंग्स भी हो रही हैं और रेस्टोरेंट्स भी हो रहे हैं। मैं भी एक आज तकरीब पे गया हुआ था और मैंने तो जितनी एहतियात की कोशिश हो सकती थी वो की, लेकिन बाकी लोग सारे बगैर मास्क के मौजूद थे। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अगर हमारी जो एक्सपेक्टेड वेव आनी थी उसके साथ ओमिक्रॉन भी मिल गया जो 4 गुना ज्यादा तेजी से इंसानों को लगता है, तो फिर हमारे केसेस गो के माइल्ड भी होंगे, लेकिन नंबर इतना होगा कि हॉस्पिटल्स पे दबाव बढ़ सकता है। इस वजह से हमें फिर दोबारा वही एहतियातें करनी चाहिए, जिसके अंदर खिड़कियां खोलनी, मास्क पहनना, और अपने कोशिश करें कि मैक्सिमम काम आप आउटडोर में करें। तो उससे हम पूरे मुल्क के लोगों को महफूज भी रख सकेंगे, अपने महदूद वसाइल के अंदर अपनी इकॉनमी भी खुली रख सकेंगे, बिजनेसेस भी खोल सकेंगे, और
इतना ज्यादा हमारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी मुझे बैरिस्टर साहब की तरफ जाना है। बैरिस्टर साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, ज़रा ओवरऑल आप भी थोड़ा हमें बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो है अब लापरवाही बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब उस तरह से इफेक्ट नहीं हम हो पाएंगे, लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल हमें बता रही है, ख़ासतौर पर लाहौर की अगर हम बात कर लें, आप भी लाहौर में मौजूद हैं, वहाँ पर जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं और फिर न्यू ईयर पर जिस तरह से ऑब्वियसली इवेंट्स वगैरह हुए, तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल सकती है। क्या क्या कहेंगे आप, क्या तजावीज़ देंगे पब्लिक के लिए? देखिए जी, पाकिस्तान में जो ट्रेंड रहा है एज फार एज फॉलोइंग दी एसओपीज इज कंसर्न, वो तो बड़ा डेंजरस है। एसओपीज के मामले में तो हम इसमें ज्यादा खास मुझे लगता है कि जरूरत नहीं समझते हम। सबसे बेसिक है जो किसी जगह भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा वो है मास्क पहनना जी। बजाय हम इसको कॉम्प्लिकेट करें और डिफिकल्ट करें, जितना बड़ी तफसील से डॉक्टर साहबान ने बताया। एक मास्क ऐसी चीज है जो आप घर में भी पहन सकते हैं, बाहर भी पहन सकते हैं। कोशिश करके उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और हम चूंकि लाहौर में रहने वालों के लिए तो डबल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें स्मॉग में बड़ा तंग किया हुआ है, तो हमारे लिए तो वैसे ही जरूरी है मास्क की जो पाबंदी है। मैं अगर देयर इज वन मैसेज दैट आई कैन गिव, दैट इज कि आप मास्क पहने, बाहर तो जरूर पहने, शादियों ब्याहों का आजकल सीजन है उसमें जरूर पहने। एक दूसरे से मिलने से इज्तनाब इस तरह करें कि आप अपने दिल पर हाथ रख के सलाम करें। वो जो एक दूसरे से बहुत तरीका है हमारा रस्मी मिलने का है, उसको अवॉइड करें। उसके अलावा बाहर के खाने को अवॉइड करें। कोशिश करेंगे जो 1-2 महीने हैं इसके स्प्रेड को अवॉइड कर लें। अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट का काम भी आसान होगा। अगर हम गवर्नमेंट भी सारा कुछ छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट किस हद तक कर सकती है। वैक्सीनेटर उन्होंने हमें कर दिया है 7 करोड़ तक की डोजेज, जो कि खान साहब की हुई थी, वो भी बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। लेकिन हमारे ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बेसिक चीज मास्क पहने, आपकी मेरा ख्याल है 80-70% मसले हल हो जाए। ठीक है शहजाद, वैक्सीनेशन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, 7 करोड़ लोगों के हवाले से बताया जा रहा है, ये एक बड़ा नंबर है और बड़ी कामयाबी है। इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस पर भी कमेंट कर दें। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कह रही थी, उनका ये कहना था कि हम घर घर जाके भी वैक्सीन करेंगे, और तब हम ये बात कर रहे थे कि उसके प्रोटोकॉल्स को कैसे जो है वो फॉलो किया जाएगा, उसके टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इस मौसम में बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया उन्होंने जी। और जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 250 अरब रुपए की वैक्सीन जो है मंगवाई है, मतलब इट्स अ बिग नंबर अगर देखा जाए तो। और जो रिसर्च हमारे सामने है उसमें पाकिस्तान 7वां मुल्क है सबसे आगे तादाद में, जहाँ पे वैक्सीनेशन का तादाद इतनी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये एक हुकूमत ने बावजूद कि हमारे माली वसाइल थोड़े कम हैं, लेकिन बड़ा अच्छा वो किया है। 2021 के अख्ताम तक हमने 7 करोड़ लोगों को, तकरीबन 30% से कुछ ज़्यादा आबादी बनती है। सो 22 में मेरे ख्याल में कोशिश यही होनी चाहिए कि फुली वैक्सीनेट हम अपने आवाम को कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहजाद रज़ा। बैरिस्टर अहमद पनसौता हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम के इस हिस्से में ओमिक्रॉन के हवाले से बात कर रहे थे। बात वही है कि एक तो सबसे पहले अपने आप को वैक्सीन करवाएं, इसको किसी सूरत जो है वो लापरवाही आपको नहीं बरतनी, और दूसरा SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें, इससे यकीनन आप बच सकते हैं। प्रोग्राम से नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।